अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी जंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून 14 नशिस्तों के साथ हुकूमत साजी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नताइज मानने के बजाय प्री पोल रिगिंग, रियासती मुदाखलत और धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। सवाल यह है कि अगर इत्तेहादी एक दूसरे के मैंडेट को ही तस्लीम नहीं करते तो फिर इक़्तिदार की ये शराकत आखिर कब तक चल सकती है। पीपल्स पार्टी बार बार फरवरी 2024 के इंतखाबात का हवाला क्यों दे रही है? अगर धांधली ही असल मसला है तो सिर्फ इल्ज़ाम ही क्यों? सबूत, कानूनी जंग और अमली सियासी फैसले क्यों नहीं किए जा रहे? अगर नून लीग पर एतमाद नहीं तो इत्तेहाद क्यों बरकरार है? अगर इक़्तिदार की सियासत उसूलों की सियासत पर हमेशा भारी रहेगी और क्या ये महाज आराई मौजूदा सेटअप को हिला देगी या फिर सब कुछ इक़्तिदार की ज़रूरत के तहत चंद रोज़ तक एक बार फिर मामूल पर आ जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन्हीं अहम, हसास और फैसला कुन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और पैनल की राय भी जानेंगे। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में एक बार फिर नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई अवामी ज़रूरत है या आने वाली सियासी बिसात की एक नई चाल है? जनूबी पंजाब, हज़ारा और कराची के बाद अब एक बार फिर इंतज़ामी तकसीम की बहस क्यों जिंदा हो गई है? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके अपने अपने सूबाई मफादात हैं, इस मामले पर एक सफ़े पर एक पेज पर आ सकेंगी? क्या 6 माह के अंदर कोई आइनी पेशरफ्त मुमकिन है या महज सियासी बयानिया है? और अगर नए सूबों का दरवाज़ा खुल गया तो क्या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नई तकसीम के मुतालबात नहीं उठेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इन्हीं सुलगते हुए मौज़ूआत पर हक़ाइक़ की रोशनी में तफसीली और दो टोक गुफ्तगू आज हम करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, मुल्क में नए सूबों की जो गूंज है और सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश गैर मुसद्दक़ा जो नक्शे जारी हो रहे हैं, इस हवाले से आइन क्या कहता है, बताएंगे आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले पर जो मुकम्मल हो गया। नून लीग ने फिर से मैदान मारा है। इस पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ आपसे करा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ एंकर पर्सन एनालिस्ट आदिल निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शौकत पराचा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और स्टार्ट करना चाहूँगी डिस्कशन का आदिल निज़ामी साहब आपसे। निज़ामी साहब, दूसरा मरहला भी बिलाखिर मुकम्मल हो गया आज़ाद कश्मीर में और नून लीग ने ही यहाँ पे 14 सीटों के साथ मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी एक बार फिर वही बात कर रही है जो हमें पहले मरहले के बाद जो नताइज आए थे तो उसके बाद हमें सुनाई दे रहे थे और हमें दिखाई भी दे रहे थे। अब सवाल ये है कि सर, ये क्या सब कुछ प्री प्लान चल रहा है या वाकई इख्तलाफात जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज के बाद खुलकर सामने आएंगे और एक वो जो विफाकी यूनिट है, विफाकी इत्तेहाद है, वो भी खतरे में है? क्या देखते हैं, क्या समझते हैं आप? थैंक यू सो मच जवेरिया। ओवरऑल अगर हम देखें इंतखाबी मुहिम के दौरान ही तो एक हर किसी ने रीड कर लिया था कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। वही हमने पहले फेज में देखा, वही सेकंड फेज में देखा। तो वो बिलावल भुट्टो ने भी फील कर लिया था। तो शायद वो फीलिंग्स ही थी इंतखाबी मुहिम के दौरान जितने वो गरजे और बरसे। इलेक्शन के मौका पर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है ना, यहाँ पर ये सारी चीजें हम बात कर लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी, अब वो वहाँ पे हुकूमत बना लेंगे। तीसरा मरहला वो होता है नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। 2 सीटों पर अभी कह लें कि मजीद मुजफ्फराबाद की जो है वो पोलिंग होना है। LA 27 और जो 28 उसके चंद पोलिंग स्टेशन पर, 57 पोलिंग स्टेशन पर शायद वो 2 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाए, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए, वो भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन असल जो चीज है ना वो है कि यहाँ पर सिर्फ हुकूमत नहीं बनानी थी। अभी जो वहां पर मसाइल हैं आपके जैक को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां बायकॉट कर रखा था, लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा कश्मीर कॉज है। एक ऐसी गवर्नमेंट वहां पर आनी चाहिए थी जो एक मजबूत गवर्नमेंट होती। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जैक पहले इलेक्शन का बायकॉट किए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं बनी, तो पहले ही उसके ऊपर सवालिया निशान थे। अब जिन सियासी जमातों ने वहां जाकर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, कारकुनान को मोबिलाइज किया, वो भी उसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो जो हुकूमत वहां पर बनेगी वो कितनी मजबूत होगी, क्योंकि उसके लिए मसाइल बहुत सारे हैं। सिर्फ मसला ये नहीं कि वहां पर आपने हुकूमत चलानी है, फंड्स देने हैं, तमीराती काम करने हैं। मसला उससे बड़ा है। आपने जो लोगों के ग्रजेस हैं, लोगों के जो माजी के मामला है, आपने उनको एड्रेस करना है। एक सेंसिटिव एरिया है। तो मुझे तो इस इलेक्शन के जो नताइज है उससे बढ़कर जो फ्यूचर के बारे में चीजें, मैं तो उसको देखकर बड़ा कह लेके परेशानी हो रही है कि कैसे जो वहां पर अगली हुकूमत आएगी मामला को डील करेगी। क्योंकि 38 मुतालबात जो जैक है उसके पहले मजबूत हुकूमत समझते हैं? आपने कहा ना जरूरी है, नागुज़ीर है मजबूत हुकूमत का होना, तो मजबूत हुकूमत कौन सी होती?
देखिए, मजबूत हुकूमत तो वैसे पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं आप कह सकते, लेकिन चलें कुछ ना कुछ ऐसी हुकूमत जिसपे जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया होता। पीटीआई वहां पर मरकज की बड़ी सियासी जमात वो नहीं थी, जैक जो है वो उसका बायकॉट कर रही है। मरकज की दो बड़ी सियासी जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने जाके वहां इलेक्शन का रंग लगाया और उन जो कुव्वतों को जो पूरे मामले को सबूताज करने की कोशिश में थी उनके खिलाफ वहां जाकर खड़ी हुई, लेकिन आपस में लड़ पड़ी ना। तो इसके नतीजे में बनने वाली जो भी हुकूमत होगी, इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली जो भी हुकूमत होगी, उसकी कितनी उसके पास पावर होगी, क्योंकि आगे तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि वो जो ट्रुथ कमीशन आपने बनाना है, वो जैक जो है उसके पहले 38 मुतालबात थे, मेरे ख्याल से 39वां ये भी आ जाएगा कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइट करें जनाब, इस इलेक्शन को खत्म करें, पहले बातचीत करें, फिर इलेक्शन करवाएं, कोई अवामी हुकूमत वहां पे, फिर वो बातचीत करे, क्योंकि अब कौन उस इलेक्शन को मानेगा, मानेगा कौन ना इस इलेक्शन को, जो नई हुकूमत आएगी कितनी इंपावर होगी। बिल्कुल सही है। शौकत पराचा साहब मौजूद है हमारे साथ। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि बात हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, बात हो रही है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की, नतीजा तो आ गया है, लेकिन सर जब सियासी जमातें ही नतीजे को कबूल नहीं कर रही तो अवाम इन नताइज को कैसे कबूल करेगी और उसके बाद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में है इस वक्त आज़ाद कश्मीर। जो भी हुकूमत आएगी उसके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी होगी, लेकिन उससे पहले नताइज कबूल जब सियासी जमातें नहीं करी तो अवाम कैसे करेगी? बहुत शुक्रिया। यकीनन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो हुकूमत आएगी सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है और ये 80 साल से हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकलता, चाहे कोई अपोजिशन की जमात है, चाहे हमारी रियासत है, चाहे इदारे हैं, कोई भी हुकूमत बने किसी भी सियासी जमात की, तो जिम्मेदारी हम सब के कंधों पे है। वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कोई भी बन जाए, वो खाली आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान की शहरागे और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हाँ, ये जो सियासी दर्जा हरारत बुलंद हुआ है, इसमें यकीनन चाहे निज़ामी साहब हों या दूसरे आपके सीनियर एंकर अम्मार मसूद साहब हों या मैं हूं या आप हैं, हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो बयानात से हमारा कंसर्न बनता है, लेकिन जो कश्मीर के साथ कमिटमेंट है वो हम सब की जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि अभी 1 महीना हुआ जीबी के इलेक्शन हुए, जीबी में भी यही बातें हुई थी, वहाँ भी धांधली की बातें हुई, वहाँ मैंडेट चुराने की बातें हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि फिर वो एग्रीमेंट हो गया कि गवर्नर इनका है और स्पीकर हमारा है और चीफ मिनिस्टर हमारा है, तो डिप्टी स्पीकर उनका है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब भी वैसा ही होगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सियासत में पारा हाई हो जाता है, और ख़ास तौर पर जब इलेक्शन हो तो वो तारीफ तो नहीं करेंगे ना जब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल सही। और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर कारकर्दगी भी क्वेश्चन होगी, फिर जो मंशूर है वो भी क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आज चूंकि मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया कि हमें सादा अक्सरियत मिल गई है, तो अब हुकूमत का ये नहीं है कि कोई टूटी फूटी हुकूमत बनेगी या कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली हुकूमत बनेगी। ये जो वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, इन पे भी तो सवालात पहले से पीटीआई ने 2024 से उठाए हुए हैं ना, बट वो हुकूमत चल रही है। बिल्कुल सही। हाँ, आइडियल ये था कि आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर ये सूरत हाल ना होती, बस अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ भी ये सूरत हाल बन गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पराचा साहब आपका पॉइंट आ गया। अम्मार मसूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अम्मार मसूद साहब ये बताएं कि अब की बार पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम करेगी या अभी भी वही बाज़गर्द सुनाई देगी जो पहले मरहले के बाद हमने देखी थी? लेकिन पहले मरहले के बाद भी कुछ दिन ये तमाम तर सिचुएशन हमने देखी, फिर एक मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाती हैं। तो अब की बार क्या सिचुएशन हम देखेंगे और क्या बातें हम सुनने वाले हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को तस्लीम करें कि किसी जमात का जीतना या हारना ये सेकेंडरी बात है। असल बात ये है कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, लोगों का यकीन डेमोक्रेसी पर, रियासत पर, सियासत पर, जमहूरियत पर कायम है। वरना कुछ अर्सा पहले
इसी इलाके से कुछ ऐसी नामानूस आवाजें उठ रही थी कि जो हमने आज तक वादी कश्मीर से नहीं सुनी थी। तो जहां पर इस तरह के नारे लग रहे थे, इस तरह की नामानूस आवाजें उठ रही थी, उस माहौल के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है, लोग रियासत पर अपने एतबार और एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। जहां तक सियासी जमातों की जीत और हार का ताल्लुक है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने पहले मरहले में जो कि मीरपुर हुआ और 9 सीटें हासिल कर ली थी। इस दफा उनकी नशिस्तों की तादाद 14 है। और पीपल्स पार्टी ने पिछली दफा भी धांधली का इल्जाम लगाया था, पीपल्स पार्टी इस दफा भी धांधली का इल्जाम लगा रही। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी दरखास्तें बनाकर रखी हुई थी और सुबह 9 बजे ही ये धांधली के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पास जमा करवा दी। ये वो वक्त था जब अभी बहुत सी जगह पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस वक्त धांधली मुमकिन नहीं थी। इसका मतलब है कि धांधली का बयानिया प्री प्लान था, उन्होंने सोच के रखा हुआ था। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग यही 2 बड़ी जमातें हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने 14 सीटें हासिल की हैं और पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं, तो बहुत सी नशिस्तें हैं कि जिसमें मुकाबला बहुत करीब का रहा और यूं लगता था कि जरा सा वोट आगे पीछे होते तो पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को फतह में बदल सकती थी। मुस्लिम लीग नून ने इस बात को साबित कर दिया कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है, अमूमन कश्मीर में उसी की हुकूमत होती है। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमेशा से ये फार्मूला चलता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इस फार्मूले को तब्दील करके दिखा दिया। बिल्कुल सही। ये बात जो सबसे बड़ा सरप्राइज है और सबसे बड़ा कत्ल हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो तो बुनियादी तौर पर आईपीपी का हुआ है। आईपीपी ने बे किए और उन्होंने कहा कि हम सारा निजाम तलपट कर देंगे, लेकिन आईपीपी को कोई नशिस्त नहीं मिली। ना सिर्फ कोई नशिस्त नहीं मिली, बल्कि उनके जो सदर हैं सरदार तनवीर इलियास, जो कि बहुत अमीर कबीर आदमी है, उन्होंने हाल ही में इस आईपीपी में शमूलियत हासिल की थी, वो भी आ गए। अब आईपीपी के अंदर 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें फौरी तौर पर जो पूंछ वाले इलेक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही आईपीपी पे सबकी नजरें थी और आईपीपी में भी अब हमें धड़ेबंदी भी नजर आ रही है, लेकिन आईपीपी कहीं पे स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी ही आज़ाद कश्मीर में 2 अहम जमातें थी और इन्हीं के दरमियान में मुकाबला हुआ है। आदिल साहब, अब सवाल ये है कि जो कश्मीर के इंतखाबात और उसके बाद इसके नताइज आए हैं, क्या आप जो वफाकी इत्तेहाद है उसमें दरारें देख रहे हैं? क्या ये सियासत का रुख तब्दील कर देंगे नताइज, या फिर ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है? देखिए, प्राचा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी एक बात की, उन्होंने जीबी का तस्करा किया। मैं पहले थोड़ा उस पर कमेंट कर दूं कि वहां पर इलेक्शन हुए, इसी तरह सियासी मुहिम चली, इसी तरह एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां होती रही, लेकिन उसके बाद सब ने रिजल्ट जो है उसको मान लिया। लेकिन जीबी में जैक नहीं थी, जीबी में जैक प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, जीबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल दो उसके पास सिंबल नहीं था, लेकिन उसके हमायत याफ्ता लोग वहां पर मौजूद थे। एमडब्ल्यूएम जो है उसको वो सपोर्ट कर रही थी, तो वहां पर एक और किस्म की सूरत हाल थी। यहाँ पर तो आपको इलेक्शन जो है मरहलावार करवाना पड़ गए, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो भी सबके सामने थी। तो इस टाइम पीरियड में इस तरह का मैसेज के जो बाइकआउट करने वाले हैं वो तो कह ही रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो वहां पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो भी उसको जिस तरह से इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसके असरात तो हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जिस तरह भी आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या ये मामला यही थम जाएगा कि वफाक तक आएगा, वफाक तक तो डेफिनेटली नहीं आना। जीबी इलेक्शन से थोड़ा सा गर्मा गर्मी शुरू हुई थी, कश्मीर इलेक्शन में कुछ जरा ज्यादा बढ़ गई, जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनको खुद इस पर सोचना चाहिए था कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते, जो नहीं किया गया। लेकिन अब मेरे ख्याल से आने वाले जो चंद दिन हैं, जो थर्ड फेज होगा, उसके बाद मरकज में आप देखेंगे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर अगर आगे चलकर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे तो फिर दोबारा इसी तरह ये सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगी। वो तो डेफिनेटली जब आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो आप अपनी परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। आप कोई लाहौर बताएगा, कोई कराची के मसाइल बताएगा, कोई लाहौर की खूबसूरती बताएगा, तो ये तो फिर सियासतदानों ने करना ही करना है। लेकिन इससे ज्यादा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। अब जो शर्जील मेमन साहब की आज स्टेटमेंट में देख रहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और फॉर्म 47 पर वो बात कर रहे होते हैं। जरदारी साहब का कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पे खासा वायरल है कि हमने मियां साहब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप का वोट दिया है, पंजाब में सीएम मरियम साहिबा को वोट दिया है, खुद हमने सदारत का वोट लिया है। तो इसका जवाब तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
को भी देना होगा ना कि 2024 का जो इलेक्शन था, अगर उस पर भी सवालिया निशान है, मैंडेट चोरी का मैंडेट अगर है इस टाइम हुकूमत के पास, तो फिर उस चोरी के मैंडेट के ऊपर ऐवान सदर में जो सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं उनको भी वोट मिला हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से जो सियासी बयानात तक ये महदूद रहेंगे, और अगले कुछ दिन बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं इन हुकूमतों के लिए, जो आपका सेकंड फेज है प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा जिसपे आपने बात करनी है, सूबे हैं, इंतजामी मामला हैं, एनएफसी है, जो आपकी 28वीं तरमीम है, तो मेरे ख्याल से फोकस वहां शिफ्ट होगा और जो कुर्बत है मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मजीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। पराचे साहब, क्या आप अग्री कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री प्लान्ड हो रही हैं और कुर्बतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, और फिर ये जो तमाम तर सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि पहले मरहले का जो नतीजा आया उसके बाद ये सब कुछ, और फिर शर्जील मेमन जो अभी भी बातें कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। सर, फॉर्म 47 की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो यही बात करती थी, तब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोली, और पीपल्स पार्टी किसी फोरम पर, पार्लियामेंट में, सेनेट में, वहाँ पर क्यों नहीं ये बात करती, और अभी क्यों कर रही है ये बातें? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ये बात पहले करती रही है, और खुद जो उस वक्त के निगरान वजीर आजम थे अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने भी धमकी दी थी कि मैं 47 के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है ऐसी। जो निजामी साहब जीबी और आज़ाद कश्मीर में जो और डिफरेंट सिनेरियो पेश कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं भी यही जोर दे रहा था कि आज़ाद कश्मीर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव बन चुका है ना इसी कालादम तंजीम की वजह से। तो काश ये ना होता। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि सियासत में मुखालफत जरूर होनी चाहिए, लोकल बॉडीज आएंगी या अगले इलेक्शन आएंगे, ये सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर लड़ेंगी, लेकिन हम यही तो कहते हैं कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको मरो या मारो वाली स्टेज पर आखिरी मार्का बन के ना आप सियासत करें। सियासत में कल के जो इत्तेहादी हैं वो जरूरी नहीं कि आज भी आपके इत्तेहादी हों, कल के जो आपके मुखालिफ हैं जरूरी नहीं है वो आज भी आपके मुखालिफ हों। ये पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब का देख लेना, क्या क्या एक दूसरे के बारे में इल्जामात, और खास तौर पर खान साहब जब तकरीरें करते थे तो मौलाना साहब के बारे में क्या नारे लगवाते थे। लेकिन अब जो है वो मौलाना साहब के साथ उनकी मुताद्दिद नशिस्तें हुई, मुताद्दिद बार उनकी अचक साहब को भी ऐड कर लें, वो भी शामिल होते थे। आज उनको उन्होंने पार्लियामान में ओपोजिशन लीडर जो है नामजद किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ने। तो इसलिए बात ये है कि जो कल के मुखालिफिन थे जरूरी नहीं है कि वो उम्र भर, और यही हम कहते हैं कि दुश्मनी ना हो सियासत में। कल को जो भी इलेक्शन आएगा एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, यानी जीबी में मुखालफत करके अगर वो फिर इकट्ठे बैठ गए तो इसमें क्या मेरे पास गारंटी है कि आज़ाद कश्मीर के, ये है, और ये शायद पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है अमार साहब, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि ये जो मुखालफत चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत की मुद्दत पर क्या ये असरअंदाज हो सकती है? क्या मामला इतना सीरियस हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये जो इनकी लड़ाई है कश्मीर में, ये कश्मीर की हद तक ही है। अच्छा, इससे बाहर नहीं निकल सकती। मौजूदा निज़ाम, आप इसे चाहे जो भी निज़ाम कहें, हाइब्रिड निज़ाम कहें, जमहूरियत कहें, जो मर्जी निज़ाम कहें, लेकिन इस निज़ाम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इनमें से कोई कम या ज्यादा शरीक नहीं है। इनमें से कोई भी इस निज़ाम से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए ये यकीनन एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे। उस्मा बुखारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, शर्जील मेमन साहब भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रहेगी। ये नहीं होगा कि कोई जमात वफाक में अलग हो जाए और हुकूमत का तख्ता धड़ाम से गुजर जाए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आप ये जानना चाहती हैं क्या हुकूमत की मुद्दत उसी तरह पूरी होगी कि नहीं? माजी में कभी हमारे यहाँ हुकूमतों के मुद्दत पूरी करने का रिवाज नहीं रहा। हमारे यहाँ कभी भी मुद्दत पूरी नहीं होती और कोई वजीर आजम भी 5 साल नहीं गुजार सका। इस दफा बड़ी तवक्को थी लोगों को कि भाई इस दफा तो भाई सारे एक पेज पे हैं और इस दफा कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता, इसलिए कि शहबाज शरीफ से ज्यादा बेहतर वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट को मैसर नहीं हो सकता। उन्होंने तो कभी किसी चीज से ना ही नहीं की। लेकिन ये मोहसिन नकवी के बयान ने बहरहाल एक तहलका पैदा कर दिया है, एक सोच में तब्दीली पैदा कर दी है, लेकिन उस पर सियासी जमातों का
रद्द अमल बड़ा दिलचस्प है। जी। सियासी जमातों की जागीर है, पंजाब भी और सिंध भी, और अगर इसके हिस्से बुखरे छोटे सूबे करेंगे तो उससे जाहिर है उनकी जागीरें, उनकी वरासतें, उनकी सियासतें, उनका वोट बैंक मुंतशिर होगा। उन्हें इस पे एहतजाज करना चाहिए, लेकिन हमें एहतजाज की कोई खास आवाज नजर नहीं आ रही। अभी तक हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह कहीं कहीं बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल सही। आज अंसार भाई साहब की जंग में खबर भी छपी है, जिन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मज़ामती सियासत से मना किया है मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा है कि सिस्टम में रुकावट बनने से। अमार मसूद साहब, ये जो तस्करा आपने नए सूबों का छेड़ा है और मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, और उसके बाद हम ये भी सवाल सामने रखेंगे कि क्या नए सूबों से नई तकसीम तो शुरू नहीं हो जाएगी? पीपल्स पार्टी, नून लीग अग्री होंगे, नहीं होंगे? इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पैनल की राय जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उसने एक नई सियासी बहस छोड़ दी है। उन्होंने बात की है कि निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता, सिस्टम कोलैप्स की बात की है, लेकिन जिस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं उस सिस्टम का बहुत अहम जुज़ हैं, वो एक अहम शख्सियत समझे जाते हैं। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। खारजा मामलात में भी वो खासी हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर वो सिस्टम के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारे साथ फिर सवाल ये है कि जिस सिस्टम की वो बात इस तरह से कर रहे हैं, क्या ये मामला पहले उन्होंने किसी फोरम पे उठाया है? क्या पार्लियामेंट में, सेनेट के फ्लोर पे क्या कभी ये बात हुई है? और अगर वो सिस्टम के बारे में इतनी खराबियां बता रहे हैं तो फिर इसका हल भी बताएं। इसका हल क्या है? सिस्टम का हिस्सा तो वो भी है। मोहसिन नकवी जिस क्वार्टर से बोलते हैं और जिसकी वजह से वज़ीर दाखिला है, वो सबको पता है, उसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। जी। मुझे यूं लगता है कि मोहसिन नकवी ने दवाई दुरुस्त तजवीज की है और डॉक्टर गलत तजवीज किया है। देखिए, ये तो हम सबको तस्लीम करना चाहिए कि गवर्नर्स के इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए, और गरीब आदमी तक इंसाफ भी नहीं पहुंच रहा, अदल भी नहीं पहुंच रहा, उस तक फलाह के कोई मंसूबे भी नहीं पहुंच रहे। ये सारे पाकिस्तान के मसले हैं, ये किसी एक इलाके के नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल, अगर ये आप तजवीज करते हैं कि ऊपर से कोई सिस्टम टोकरी की तरह पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए, तो वो तो कोई मुनासिब हल नहीं है। इसका हल कानून, आइन, पार्लियामान और डेमोक्रेसी से निकलेगा तो दुरुस्त है। मोहसिन नकवी साहब की बात यहाँ तक दुरुस्त है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये जो छोटे सूबे या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, इनका मुतबादिल आइन में और कानून में मौजूद है, और वो क्या है? बल्दियाती निज़ाम। आपकी इस असम्बली पर इतनी ताकत है, आपका जोर चलता है, तो खुदा के लिए इन लोगों से बल्दियाती निज़ाम पर अमल करवाएं, उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। 30 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी बुनियादी वस्फ है डेमोक्रेसी का। सियासी जमातें चूंकि ताकत अपने हाथ में रखने चाहती हैं, वो दूसरी जमातों को 30 ईयर को मौका नहीं देती, तो किसी तरह इंप्लीमेंट करा लें, वही बात हो जाएगी। ये छोटे यूनिट बनाना मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, छोटे यूनिट्स बनाने की जो बात है उस पर आपकी राय मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, और बल्दियाती निज़ाम को फाल करने की भी आपने बात की है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन अब आदिल निज़ामी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आदिल निज़ामी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की खराबी की बात की, सिस्टम कोलैप्स की बात की। ठीक है, सिस्टम ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आवाम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन सर सिस्टम को ठीक किसने करना है, ये कौन बताएगा, और कैसे सिस्टम को ठीक किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिस्टम को चलने दें, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो कह लें कि इवॉल्व होगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जाएगा और जो भी पावर में आएगा, मतलब मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें या बाकी जो मामला की बात करें, सियासतदान जब हुकूमत में आएंगे तो वो फिर उसको वो भी उसी तरह ही लेंगे ना। जब उनको पता है कि पता नहीं गैर यकीनी है, कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना, तो सिस्टम अगर लगातार चलेगा तो मेरे ख्याल से सिस्टम बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात होगी। सेकेंडली, सूबे जो है ना, नए इंतजामी यूनिट्स वो बनने चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये अभी की बहस नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने एक पुरानी बात को दोबारा से रिफ्रेश कर दिया, तरीकाकार पे उनके बात हो सकती है। इस तरह ये बड़ा एक कौमी इशू था, इस पे कौमी कमीशन बनता, सीरियस किस्म का डायलॉग होता। इसी तरह आप एक तकरीब के अंदर खड़े होकर इस तरह की आपने बात करके कि नई बहस का आगाज कर दिया, तो ये बहस बराए बहस का आगाज हुआ है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव चीज मुझे इस पे होती नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। साउथ पंजाब में सूबा बनना चाहिए, सिंध इतना बड़ा सूबा हो गया आपका, KPK में हजारा सूबे के हवाले से सेनेटर तला महमूद साहब भी आए हुए थे, वो भी बता रहे थे बाजी की 2010 की तहरीक वहां पे रही है। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, पश्तून और वहां पर जो बलोच बेल्ट है, ठीक
ठीक है एथनिक बुनियादों पे नहीं बनाए, लेकिन चले इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, ये जरूरत है। लेकिन बनाने का जो तरीकाकार है ना, उसमें सीरियसनेस चाहिए, और वो जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है पहले उनको आप उनसे बात करें। जिस तरह नकवी साहब ने जरदारी साहब से तो मुलाकात कर ली, कल मियां साहब से भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर ली, तो उनसे मुलाकात में करके जरा बातचीत कर लेते, कोई कंसेंसस एक कहने का कंस्ट्रक्टिव मामले की जानिब लेके जाते हैं। लेकिन अभी ये तनकीद बराए तनकीद और जवाब होते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। जिस तरह आपने देखा भी, हमारे सामने बड़ा प्यारा जुमला अभी एक बोला था ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा जनाब की जागीर है सियासी जो विरासत है ना, कि जिनको विरासत मिली हुई है वो तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे चल के इस विरासत को उन्होंने ओन कर लिया, लेकिन उनके जो वजीर मुशीर हैं, वो राना साहब हो, शर्जील मेमन हो या निसार घोड़ो साहब हो, वो बड़ा अग्रेसिव होके आए हैं। और ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जब से ये हाइब्रिड रजीम चल रही है, हाइब्रिड जो मॉडल है, कि फैसल वाडा साहब बहुत सारे मामला पे उन्होंने बड़ा खुलकर बातचीत की, तनकीद करते रहे, उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था, बल्कि राना साहब, राना सलाउल्लाह जो बड़े मजाक पे उनकी बातों को ले जाते थे। अभी नकवी साहब की बाजी में बहुत सारी बातें इधर से भी आती रही हैं, लेकिन कभी इस तरह ओपनली जवाब नहीं दिया जाता रहा, बल्कि ये भी कहते रहे पंजाब में आला शख्सियत का एक रिफ्ट भी रही है नकवी साहब की, उनको भी बैठकर जो है मामला को ठीक करवा दिया गया। लेकिन देखें स्पेड नहीं किया उन्होंने, कि जब आप पंजाब की तकसीम की बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मसला है, आप सिंध की तकसीम की बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मसला है, उन्होंने वजीर मुशीर लगा दिए हैं। उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या इस पर कभी मुत्तफिक होंगे? ये जो नए सूबों की बात हो रही है और हर मेन इवेंट के पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो सर आपको लगता है कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और ये मामला तय पा चुका है नए सूबों के हवाले से, और मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ अनाउंस किया है, लेकिन बात यह है नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुत्तफिक होने पे क्या हो जाएगी दोनों पार्टियां मुत्तफिक? देखिए, आइन में बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ आइन में नए सूबे बनाने की प्रोविजन भी मौजूद है। सही। अगर मेरे दोस्त आर्टिकल 239 पढ़ लें, 239 में सारा कुछ मौजूद है, और जो पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो या केपी हो, उनको डिवाइड करने के लिए आर्टिकल 239 क्लास 4 भी मौजूद है। बिल्कुल सही। कि वो सूबे किस तरह करेंगे। दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं। पीटीआई ने जनूबी सूबा पंजाब महाज बनाया और अपनी हुकूमत बनाई। नून लीग ने जनूबी पंजाब और भावलपुर की करारदाद हुई 2/3 की मेजॉरिटी से पंजाब असेंबली में पास कराई। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे को बनाने की आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाई जी। अब वो यू टर्न लिया जा रहा है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने बात कर दी है, वो भी इसी काबीना का हिस्सा है। चलें, जहाँ भी उनके ताने बाने अमार मसूद साहब समझे, लेकिन वो माशाल्लाह इसी काबीना के इजलास में बैठते हैं। मुस्तफा कमाल साहब भी इसी काबीना में बैठते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इसी काबीना में बैठते हैं। ऐसे ही है। अलीम खान साहब भी इसी काबीना में बैठते हैं। इसलिए लेकिन उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सूबा बन नहीं सकता कोई भी जब तक कंसेंसस नहीं होगा इन जमातों में। ये अब एक दूसरे पे डाल रही हैं। वो कहते हैं कि जी आप सरायकी सूबा बना लें, सिंध की तकसीम जो है वो नहीं हो सकती। आप जनाब वो नून लीग कहती है कि नहीं, अब तो जनूबी पंजाब का नाम ही न लें, पंजाब एक ही है। तो जब आप इतना रिजिडिटी शो करेंगे, यानी इस बात में क्या शक है जो DGISPR ने कहा कि 1970 की दिहाई में 4 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे, और अब 25 करोड़ आबादी है, तो भी फिर भी 4 सूबे हैं। यानी अटक से लेकर रहीम यार खान आप सफर करें तो आपको 2 दिन लग जाएंगे वहां पहुंचते हुए। या रहीम यार खान से जो तख्ते लाहौर के लिए आएगा लाहौर में, तो वो उसका क्या असर होगा। या अटक से जो जाएगा लाहौर के लिए, वो कितना वक्त पे पहुंचेगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये सियासी जमातें क्यों डर रही हैं। अगर यूनिट छोटे कर दिए जाएं, गवर्नेंस ठीक। चलिए अमार साहब से पूछ लेते हैं सर, क्यों डर रही हैं ये जमातें? नए सूबे बनेंगे तो ये अवामी ज़रूरत होगी या ये सियासी मजबूरी होगी? और सर फिर गवर्नेंस की जो बात हो रही है, नए सूबे बनने पर क्या गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? बहुत दिलचस्प टर्मिनोलॉजी है। अवामी ज़रूरत क्या है? अवामी ज़रूरत ये है कि महंगाई की शरह कम हो, लोगों को रोज़गार मिले, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में दाखिला मिले, सेहत की लोगों को सहूलियात मिले। यही बुनियादी तौर पर अवामी ज़रूरियात होती हैं। भूखे पेट का नज़रिया सिर्फ 2 रोटी होती है, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना नहीं पड़ता। तो अवामी ज़रूरियात के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें पूरा सिस्टम तलपट करने की जरूरत है। हम मौजूदा सिस्टम को बेहतर करके अवामी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करके। और ये पहले तजुर्बा हुआ है, बल्दियाती निज़ाम स्ट्रॉन्ग रहा है और उसका नतीजा
नतीजा बेहतर निकला है। तो बल्दियात की गारंटी दे सकता है कि हम सारे मुल्क का नक्शा तब्दील करते हैं, 28 सूबे बना दें या 25 सूबे बना दें, सही। और उसके बाद हर सूबे का अपना वजीर आला, असम्बली का वज़रा, सब कुछ हो जाए, और उसके बावजूद भी अवाम की फलाह ना। तो बुनियादी मकसद तो अवाम की फलाह है। सिस्टम कोई भी है उसको इम्प्रूव किया जा बिल्कुल सकता सही है, है, बुनियादी मकसद बल्दियाती अवाम की निज़ाम फलाह पर है, और गौर आपकी करना। राय ये है कि जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसी को पहले बेहतर करने की ज़रूरत है। निज़ामी साहब, सवाल अब ये है, जिस तरह से पराचा साहब ने कहा, यकीनन आइन का आर्टिकल 239 मौजूद है, शिक 4 भी मौजूद है, लेकिन सर 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से आएगी? देखिए, 2/3 मेजोरिटी पहले पंजाब असेंबली से करारदाद पास हुई है ना, सराइकी सूबे की भी हुई है, जनूबी पंजाब जो सूबा है उसकी भी, और साथ में जनाब एक और चीज भी थी कि जहां जहां बहावलपुर सूबे के साथ मतलब जहां जहां मतलब आवाज है, अवामी आवाज है पंजाब असेंबली का, वहां वहां सूबे बनने चाहिए। तो वो जहां जहां आवाज है वहां बनाने चाहिए। बाकी असल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बनाया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां पर बैठाए, एडिशनल आईजी वहां पर बैठाए, 14 महकमे जो है उनके एडिशनल सेक्रेटरीज वहां पर बैठाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, आहिस्ता आहिस्ता जो एडिशनल जो सेक्रेटरीज थे उनको जनाब स्पेशल सेक्रेटरी किया, फिर आप जनाब जी 8 जो डिप्टी सेक्रेटरी, 9 डिप्टी सेक्रेटरी की सीट्स थी वो अबॉलिश कर दी हैं। तो वो जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वहां पे बुनियाद रख गई थी, मौजूदा नून लीग की हुकूमत ने उसको रिवर्स गियर लगा दिया। चलें, आपको एक सेंस तो थी ना यहाँ पे पंजाब में पाई जा रही कि 12 करोड़ का सूबा, जिस तरह प्राचा साहब बड़े अच्छे से बताया, अटक से कोई चल रहा है तो राजनपुर, रुझान या फिर आपने सादकाबाद तक जाना है तो आपको समझ आ जाएगी इतना बड़ा एक यूनिट है आपका 12 करोड़ आबादी का, तो उसमें तकसीम आपको कर देनी चाहिए थी, ये बेहतर होता। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप गैर मुनकसिम हिंदुस्तान अगर देखें, आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ें, तो रियासत बहावलपुर बड़ी अमीर रियासत थी। 3 अजला थे उस रियासत के, बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर। भाई वहां पर कोई माइंस नहीं थी, कोई वहां मिनरल्स नहीं थे, कोई वहां पे डेजर्ट था पूरा। उन्होंने कल्टीवेशन की, आपके सब कॉन्टिनेंट की सबसे अमीर रियासतों में से एक रियासत बनी जनाब, नहरी निजाम बनाया, एक छोटा सा इलाका। जब आप क्या में पाकिस्तान के पास सैलरीज वो आपकी दे रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कराची में घर वो दे रहे हैं, गाड़ी वो दे रहे हैं, एक छोटी सी रियासत ने किस तरह अपने जो वसाइल है उसको बेहतर किया। छोटे यूनिट्स बनाए आपके पंजाब के अंदर, बहुत सारे टेरेन्स, बहुत सारे इलाके आपके मौजूद है, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट किस्म की चीजें हैं। जब वहां पे छोटी हुकूमतें बनेगी, वो अपने इलाके की पैदावार, इलाके से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तरक्की होगी। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुशर्रफ साहब से अच्छा कोई दे ही नहीं सका आज तक। जो हमारे सियासतदान है, हमने क्या किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर 2015 में इलेक्शन करवा कर जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर 2019 में बलदियाती अदारों को खत्म कर देती है। मुशर्रफ साहब का ये एक रोल मॉडल हमें नजर आता है कि बेहतरीन जनाब वो जो निजाम दे गए थे। अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कराची में तो है, बेहतरी तो वहां नहीं आ रही। सबसे पहले तो बेहतरी तब आएगी जब निजाम आप बेहतर करेंगे, लेकिन डिफरेंट मॉडल है। सूबे जो है, मेरे ख्याल से, मेरी राय है, जो बाकी दीगर दोस्त हैं वो इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इस टाइम पाकिस्तान में नीड ऑफ द आवर है सर। अगर आपने सिस्टम को बेहतर करना है, आवाम का म्यार जिंदगी बेहतर करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, तो आप मुकामी सतह पे उनके फैसले करने होंगे। सूबाई हुकूमतें जो हैं वो खुद से रेवेन्यू जनरेट करेंगी, वो खुद भी अमीर होंगी, वफाक को भी कुछ ना कुछ देंगी। बिल्कुल सही जनाब, बताइए, टाइम हमारे पास है। पराचा साहब, आपकी राय मैं जानना चाहूँगी, इसको कंक्लूड कीजिएगा, सम अप कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि सूबे नए बनेंगे और छोटे स्मॉल यूनिट्स होंगे तो मामलात बेहतर होंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, या पहले यही जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम बेहतर करने की हमें ज़रूरत है? हमारे पास वेस्ट पंजाब था, इंडिया के पास ईस्ट पंजाब था। हमने पंजाब को वैसे ही रखा। ईस्ट पंजाब से उन्होंने हरियाणा निकाला और हिमाचल प्रदेश निकाला। अब भी उनके को 28 सूबे हैं और 8 उनकी यूनियन टेरिटरीज हैं। बिल्कुल सही। ईरान में पाकिस्तान से ज्यादा सूबे हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा सूबे हैं, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है, ये यूनिटरी सिस्टम नहीं है। फेडरल सिस्टम में आपको यूनिट्स को लेके चलना है। ये पागल तो नहीं थे अमेरिका वाले, रियासतें करती अपनी बड़ी रियासत को फिर छोटा, लेकिन डकोटा एक स्टेट होती, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा क्यों? वर्जीनिया एक स्टेट होती ना, नॉर्थ वर्जीनिया, साउथ वर्जीनिया क्यों? इसलिए कि अफेक्टिव जो गवर्नेंस है उसके लिए अभी लोकल बॉडीज अपनी जगह पे अहम है, इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर का जो नाजिम है अगर वो एम्पावर्ड है और ग्रॉस रूट लेवल तक है, मुल्तान का मेयर है वो ग्रॉस रूट लेवल तक नीचे तक कनेक्टेड है, बट वी आर टॉकिंग अटक टू राजनपुर, रहीम यार खान। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं कि वो चित्राल से लेके टांग तक और साउथ वजीरिस्तान तक
एक चीफ मिनिस्टर, एक सेक्रेटेरिएट। आप खुद अंदाजा करें कि साउथ वजीरिस्तान से, वाना से एक आदमी चलता है, वो पेशावर आ रहा है, पता नहीं उसको ट्रांसफर करवानी है, पोस्टिंग करवानी है, ये लोकल बॉडी नहीं कर सकेगी। सही। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसमें अगर किसी को काम है तो वो मकामी हुकूमत में नहीं जाएगा। आप कम अज कम लोगों को सहूलत तो दें। जब हम कहते हैं कि इट्स डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, जी, तो फॉर द पीपल के लिए को फैसिलिटेशन का अगर दुनिया में एक अच्छा एक्सपीरियंस समझा गया है तो हम क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? हम उस एक्सपीरियंस को, बाकी हम चीजें फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बादशाहत की बात आती है कि नहीं वो हमारी तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, हम उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने मेरे मुंह के अल्फाज जो हैं वो बोल दिए। मैं यही आदिल साहब आपसे जानना चाहूँगी कि हम क्यों रिजिड हैं? हम जब इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम की बात आती है तो जो भी इक़्तिदार में होती है जमात, वो क्यों रिजिड हो जाती है और क्यों ऐसा नहीं चाहती है? देखिए, यहाँ पे तो हम दोहरा म्यार है हमारी जो मरकजी सियासी जमातें हैं उनका, कि सियासी जागीर उनकी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब बहैसियत सदर पाकिस्तान साउथ पंजाब जाते हैं, वहां जाकर सराइकी बैंक बनाने की बात करते हैं, साउथ पंजाब की आवाम को सराइकी सूबे की बात करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्रेडिट लेते हैं इसका कि जनाब मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से करारदाद मंजूर करवाई हुई है सराइकी सूबे की। आप उनकी खिताबात उनके उठाकर देखें। इसी तरह जनाब जब सिंध की बारी आती है तो वो फिर वो मरसू वाला मामला आ जाता है कि सिंध की हमें तकसीम नहीं करनी। अब डीजीआई इस्पियार ने उसने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस इस्तेमाल किया, विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। अब कराची के लोग जो हैं, पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, वहां के लोगों की डिमांड है भाई इसको आप एक अलग से इसको यूनिट बनाया जाए। आपको उस टाइम आपको तकसीम का मसला आ जाता है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो कराची में बड़े इजीली मान जाएंगे, लेकिन साउथ पंजाब पे उनको मसला आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कभी नहीं चाहेगी कि हजारा सूबा बने, वहां पर वो पूरी तहरीक 2010 में चलती रही। आज सेनेटर तला महमूद जो है उन्होंने वहां पर प्रेशर किया लोगों के साथ, उन्होंने कहा जी ये बड़ा पुराना हमारा मसला है, अगर बात हो ही रही है तो हम मोहसिन नकवी साहब को सेकंड करेंगे। तो ये सियासी जो जमातें हैं इनको सोचना होगा कि अब वो 90s वाला 80s वाला पाकिस्तान नहीं है। आबादी बढ़ गई है, लोगों के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका जो सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर रहा, वो डिलीवर ना करने की बहुत सारी वजूहात है, उसको हम छोड़ देते हैं। सियासतदानों के शिकवे यहाँ पर होते हैं कि जो मरकजी हुकूमत है उसको किसी हुकूमत ने अभी तक जिस तरह बात हो रही थी 5 साल आज तक मुकम्मल नहीं किए। भाई 18 साल से सिंध में तो आपकी गवर्नमेंट है ना, पिछले 25 साल पहले का चाइना उठा लें, आज का चाइना उठा लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन 18 साल से एक सूबे में आपकी गवर्नमेंट, आप वहां कुछ नहीं कर पा रहे। डिफरेंट टाइम पीरियड मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर हुकूमत में रही है, यहाँ आप लाहौर को तरक्की का मॉडल देते हैं, रुझान जिसकी हम बात कर रहे हैं, सादकाबाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम मुजफ्फरगढ़ जिसकी साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं आप जाके कश्मीर में बताते कि तरक्की का मॉडल हमारा रुझान हमारी डिस्ट्रिक्ट का राजनपुर है, हमारा मुजफ्फरगढ़ एक इलाका है, जितोई एक इलाका है उसकी तहसील है, मेलसी एक इलाका है, राजा साहब का ताल्लुक है उस इलाके से। तो ये आप लाहौर को जाकर क्यों तरक्की का मॉडल पेश कर रहे होते हैं? तो ये जो सियासी जमातें हैं जो इनका कह लें कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल है, जिनकी जो सियासी जागीर बन चुकी है, ये उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है ये किसी सूरत भी। तो लेकिन मेरे ख्याल से इस बार शायद कुछ ना कुछ करना पड़े, क्योंकि एनएफसी के जो मामला चल रहे हैं, 18वीं तरमीम के जो मामला चल रहे हैं, एक सीरियस मुल्क में इस टाइम राय पाई जाती है कि अगर आपने मुल्क को ग्रो करना है, वसाइल नए पैदा करने हैं, रोजगार के नए मौके पैदा करने हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर आपने पैदा करना है कि छोटे यूनिट्स होंगे वो अपना रेवेन्यू खुद से जनरेट करेंगे, खुद से इनोवेशन आएगी। आईपीपी के रुकने कौमी असम्बली गुल असगर साहब वो 2 दिन पहले हमारे पास मौजूद थे, के जो मसाइल हैं वो किसी हद तक हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मासूद साहब, आदिल निज़ामी साहब और शौकत पराचा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, अभी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही चीज़ को हम दोबारा आपको डिटेल में बताएंगे। नए सूबों की जो बास्केट सुनाई दे रही है, सोशल मीडिया पर तो नक्शे भी जारी हो गए हैं, इस मामले को तफसील से आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर नए सूबों की बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शे ज़ेरे गर्दिश हैं जिसमें मुल्क के चारों सूबों को इंतज़ामी यूनिट्स की बिना पर तकसीम दिखाया गया है। पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों के क़याम का मामला नया नहीं है, बल्कि माजी में भी इस मामले पर बहुत गुफ्तगू होती रही है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद यह मामला एक मरतबा फिर ज़बान ज़द-ए-आम है। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा था कि हम जिस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नाकाम हो चुका है। मुल्क के हालात बेहतर बनाने का वाहिद रास्ता यही है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, क्योंकि जब तक ये निज़ाम बरकरार रहेगा मुल्क के हालात में बेहतरी नहीं आएगी। मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद बास हल्के नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने को वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं, जबकि बास इस तजवीज़ पर तनकीद करते भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलफर्ज अगर नए सूबे बनाने की कोशिश की जाती है तो इसके लिए आइन क्या रास्ता तजवीज़ करता है?
तो नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 239 में नए सूबों की तश्कील या किसी सूबे की हुदूद तब्दील करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मौजूद है। इसी आर्टिकल की शिक 4 के मुताबिक जिस सूबे को तकसीम करना मकसूद हो, सबसे पहले उस सूबे की असम्बली में नए सूबे के क़याम की आइनी करारदाद पेश की जाएगी। उस करारदाद का सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से पास होना लाजमी है। अगर सूबाई असम्बली इसे मुस्तरद कर दे तो ये मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद नए सूबे के क़याम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से आईनी तरमीम पास कराना भी लाजमी है। इसके लिए भी दोनों ऐवानों के 2/3 अरकान की हिमायत जरूरी है। अगर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट तीनों 2/3 अक्सरियत से नए सूबे की मंजूरी दे दे तो इसे हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है। सदर के दस्तखत करते ही वो बिल कानून बन जाता है और सरकारी तौर पर एक नया सूबा वजूद में आ सकता है। चूंकि इस वक्त कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में किसी भी एक सियासी जमात के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, यही वजह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी तकरीर में जोर दिया था कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इस मामले पर इत्तफाक राय पैदा करना होगा। नए सूबों का सवाल सिर्फ नक्शे बदलने का नहीं, निज़ाम बदलने का है। अब फैसला सियासतदानों ने करना है कि वो इत्तफाक राय से तारीख रकम करते हैं या इख्तलाफात की सियासत में एक और अहम मौका गवा देते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।